आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, अभी हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे टर्म 2 के लिए, क्लास 10 के लिए। सब्जेक्ट है हेल्थ केयर, जिसका कोड है 413। इसके जो इंस्ट्रक्शंस है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब सेक्शन ए में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ डॉक्टर हु वर्क्स फॉर अ हॉस्पिटल इज अ ब्लैंक पर्सन। कि एक डॉक्टर जो है ना, जो किसी हॉस्पिटल के लिए काम करता है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है। यहाँ पे एक ही जगह में हमको उसको लिखना है। इफ़ द सेम डॉक्टर हैज हिज ओन क्लिनिक, अगर वो खुद का क्लिनिक रखता है, ही आर सी इज अ, यहाँ पे बी फिल इन द ब्लैंक है पर्सन, वो कैसा व्यक्ति है। आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो यहाँ पे ए और बी को हमको आइडेंटिफाई करना है। अब इसके आंसर में देखिए कि अ डॉक्टर हु वर्क्स फॉर अ हॉस्पिटल इज अ वेज एम्प्लॉयड पर्सन। यह वो डॉक्टर क्या होगा, एक एम्प्लॉय कर्मचारी होगा जिस हॉस्पिटल के लोग काम कर रहा है। इफ़ द सेम डॉक्टर हैज हिज ओन क्लिनिक, ही आर सी इज सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर वो खुद के क्लिनिक में काम करता है तो इंटरप्रेन्योर हो जाएगा, वो ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंटरप्रेन्योरशिप इज डिस्कवरी ऑफ अ बिजनेस आइडिया। कि जो पहला कदम होता है उद्यमिता या इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वो होता है कि जो बिजनेस आइडिया है उसको खोजना। एन इंटरप्रेन्योर कम्स अप विद अ बिजनेस आइडिया एंड थिंक्स अबाउट वेज टू इम्प्लीमेंट इट। जो एक उद्यमी या इंटरप्रेन्योर होता है, वो बिजनेस आइडिया को लेके आगे आता है और इसको लागू करने के बारे में वो सोचता है। इट इज़ अबाउट सीकिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस एंड फाइंडिंग वेज टू कमर्शलाइज ऑन इट। और ये जो है ना, एक विशेष प्रकार के मौक़ों का तलाश करना होता है बिजनेस के लिए, और किस प्रकार से इसको व्यवसायिक किया जाए उसके लिए रास्ते तलाशना होता है। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल फंक्शन इज दिस, ये किस प्रकार का जो है ना प्रोमोशनल फंक्शन है। अब इसका आंसर 2 में देखिए कि दिस इज आइडिया डिस्कवरी। ये क्या है, आइडिया डिस्कवरी है, काइंड ऑफ प्रमोशनल फंक्शन। ये आइडिया डिस्कवरी टाइप का प्रमोशनल फंक्शन है। बेसिकली इट इज काइंड ऑफ इन्वेंशन इन विच वन कैन फाइंड वेज टू अर्न मनी। एक प्रकार का इन्वेंशन है, खोज है, जिसमें आदमी जो है ना कैसे पैसा कमाया जाए उसके बारे में नया जो थॉट है या नया जो प्रोसेस है उसको करता है। क्वेश्चन 3 है कि एवरी वन इन द वर्ल्ड टुडे इज टॉकिंग अबाउट द मेजर्स टू कर्ब दिज राइजिंग प्रॉब्लम्स। कि हर व्यक्ति जो इस संसार में यही बात कर रहा है कि जो समस्याएं हो रही हैं उनको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे कर्ब करें। देयर आर वर्ल्ड समिट्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दिज ग्लोबल प्रॉब्लम्स। और जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, इनको दूर करने के लिए वर्ल्ड समिट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। एंड द सॉल्यूशन टू दिज प्रॉब्लम्स इज ओनली वन, व्हाट इज़ दिस। और इन सभी समस्याओं का एक ही उपाय है, एक ही निदान है, एक ही हल है। वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसका आंसर में लिखना है। अब इसके आंसर 3 में देखिए कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस ग्लोबल प्रॉब्लम्स इज सस्टेनेबिलिटी। ये सारे के सारे जो बेसिक समस्या है ना, इनका जो हल है वो क्या है, सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है सतत विकास, जिसमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को हम ध्यान दें। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि टू क्रिएट अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट वी मस्ट फर्स्ट ब्लैंक टू यूज प्रोडक्ट्स दैट में हार्म द इन्वायरमेंट। कि अगर हम एक सतत पर्यावरण बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उन प्रोडक्टों को यूज करना है जो कि इन्वायरमेंट को हार्म कर सकते हैं। ये यूज करना है कि नहीं करना है ना, उसको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ 4Rs विच इज एप्लीकेबल हियर। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है 4Rs का, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखना है। इसमें आंसर 4 है कि वी मस्ट फर्स्ट रिफ्यूज टू यूज प्रोडक्ट्स दैट में हार्म द इन्वायरमेंट। तो कौन सा RS यहाँ पे यूज हो रहा है, रिफ्यूज। कि सबसे पहले हम उन चीज़ों को मना कर दें उपयोग करने से जो कि इन्वायरमेंट को या पर्यावरण को हानि पहुँचाते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर इन फ्यूचर देन व्हाट क्वालिटीज शुड यू पोसेस एमंग यूर सेल्फ टू बी सक्सेसफुल। कि अगर भविष्य में आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, तो कौन कौन सा जो क्वालिटीज़ है ना आप में होना चाहिए ताकि आप अपने आप को सक्सेसफुल कर सकें। तो इसका आंसर इसमें हमको लिखना है। अब आंसर 5 में देखिए कि द बेसिक क्वालिटीज़ दैट आई शुड पोसेस एज इंटरप्रेन्योर आर। कि मेरे में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए एक उद्यमी इंटरप्रेन्योर होने के लिए। फर्स्ट है, आई मस्ट बिलीव इन माई सेल्फ एंड शुड बी कॉन्फिडेंट। कि मेरे को सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए और मेरे में आत्मविश्वास होना चाहिए। सेकेंड है, आई मस्ट बी पेशेंट बिकॉज आई नो सक्सेस विल कम सून। कि मेरे में धैर्य होना चाहिए क्योंकि मालूम है कि सक्सेस जो है ना मेहनत करने पे आता ही है। थर्ड है, आई शुड कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़। हमेशा नए विचारों को ट्राई करते रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। 4 है, आई शुड हैव क्रिएटिव एंड डिफरेंट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। या आपको जो समस्या है ना उसके लिए क्रिएटिव होना पड़ता है, रचनात्मक होना पड़ता है और अलग प्रकार का इलाज जो है ना इसमें खोजना पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अ लाइफ बिलो वाटर एंड ऑन लैंड, कि ज़मीन पर और पानी के नीचे में, मतलब समुद्र के नीचे में हम कैसे जीवन की रक्षा कर सकते हैं। इसका आंसर 6 में देखिए कि प्रोटेक्ट अ लाइफ बिलो वाटर, कि पानी के नीचे हम जीवन को कैसे बचा सकते हैं। तो टन्स ऑफ प्लास्टिक इज थ्रोन इन द सीज व्हिच इज किलिंग मेरीन लाइफ, कि कई टन प्लास्टिक जो है ना हम सीधे समुद्र में फेंक दे रहे हैं, जिससे जो मेरीन लाइफ है, समुद्री जीवन है, नष्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। प्रोटेक्टिंग मेरीन लाइफ, सेविंग आवर ओशियंस फ्रॉम पॉल्यूशन इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द मेरीन लाइफ, कि जो मेरीन लाइफ है, समुद्री जीवन है, उसको बचाना, हमारे समुद्रों को बचाना, किससे बचाना, पॉल्यूशन से, ये बहुत आवश्यक है। इसी से जो मेरीन लाइफ है या समुद्री पर्यावरण है, ये समुद्री जीवन है, वो बचेगा। आगे देखिए, प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, कि लैंड पे लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो कटिंग ऑफ ट्रीज इज लीडिंग टू सॉइल इरोजन एंड मेकिंग लैंड ड्राई एंड अनयूजेबल फॉर कल्टीवेशन, कि पेड़ों का काटना जो है ना, वो जो मृदा क्षरण है उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी का विषय है। माने जो मेन रीजन है सॉइल इरोजन का या ज़मीन के कटने का, वो है कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का कटना। इससे ज़मीन जो है सूखा हो जाता है और खेती के लायक नहीं रहता। हमको क्या करना है, प्लांटिंग मोर ट्री टू रिप्लेस द वंस दैट वी हैव कट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जिन पेड़ों को हमने काट दिया है या जो अर्बनाइजेशन या कंक्रीट के जंगल पैदा कर दिए हैं, उनके जगह में हमको नए पेड़ लाना, ग्रीनरी को आगे बढ़ाना और हरियाली को आगे बढ़ाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब सेक्शन बी में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि अशोक जी इज 69 ईयर ओल्ड एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम टेरिबल हेडेक एंड माइल्ड चेस्ट पेन आल्सो, कि अशोक जी एक व्यक्ति हैं जिनका आयु जो है ना 69 ईयर है और वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा सर दर्द से परेशान है, साथ ही साथ उनको हल्का चेस्ट में या छाती में पेन है। ही हैज़ विजिटेड डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास गए। व्हिच मेडिसिन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर थ्रू व्हिच ही कैन गेट सम रिलीफ फ्रॉम पेन, तो कौन सा मेडिसिन या दवाई जो है ना डॉक्टर उसको देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, जिससे जो है ना उनको दर्द से कुछ राहत मिल जाए। अब देखिए, डॉक्टर जो है ना वो अशोक जी को क्या देगा, एस्प्रिन देगा। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा एस्प्रिन होगा। तो कैसे लिखेंगे कि एस्प्रिन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर थ्रू व्हिच ही कैन गेट सम रिलीफ फ्रॉम पेन, क्योंकि ये जो मेडिसिन है एस्प्रिन, वो जो है ना दर्द निवारक है, पेन रिलीफ करता है, इसीलिए डॉक्टर उसको क्या प्रिस्क्राइब करेगा, एस्प्रिन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अजय इज द पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कि अजय जो है ना हाई बीपी के पेशेंट हैं। व्हेन ही विजिट्स डॉक्टर, जब वो डॉक्टर के पास गए, ही यूजुअली यूज वन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ अजय, कि वो आमतौर पे एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिससे वो ब्लड प्रेशर अजय का मेजर कर सकें। नेम द इंस्ट्रूमेंट, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम को यहाँ पे हमको लिखना है। अब इसके आंसर में देखिए कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज, कि जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा ब्लड प्रेशर को या बीपी को मेजर करने के लिए, वो है स्फिगोमैनोमीटर। तो जो स्फिगोमैनोमीटर है, इसको यूज करके डॉक्टर जो है ना वो क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर है ना उसको वो मेजर करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज द एथलीट पुल्स अ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, कि जब कोई एक्सरसाइज कर रहा है एथलीट तो अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को मिड लाइन की तरफ पुल करता है, तो ये किस प्रकार का मोशन होता है, उसको इसके आंसर में हमको लिखना है। आंसर 9 है कि जो एथलीट अगर अपने बॉडी को पुल करता है मिड लाइन की तरफ से, तो जो मोशन है क्या कहलाता है, कि दिस इज एडक्शन टाइप ऑफ मोशन, ये जो मोशन है ना वो एडक्शन टाइप ऑफ मोशन है। क्वेश्चन 10 है कि नेम द प्रोसेस थ्रू व्हिच आवर बॉडी कैन एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू सराउंडिंग टिश्यू बाय द ब्लड फॉर एलिमिनेशन बाय ऑर्गन्स, कि हमको बॉडी के उस प्रोसेस को यहाँ पे बताना है जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना उसको बॉडी जो है बाहर निकालता है। अब आंसर 10 में देखिए कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना हम लोग अच्छे से जानते हैं, एक्सक्रेशन कहलाता है। तो कैसे लिखेंगे कि एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच आवर बॉडी कैन एलिमिनेट द वेस्ट प्रोडक्ट्स, कि उत्सर्जन या एक्सक्रेशन के द्वारा ही हमारा बॉडी जो है ना सारे के सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको बॉडी से बाहर करता है या ख़त्म करता है, एलिमिनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिस विटामिन इज़ वेरी यूजफुल इन प्रेगनेंसी, ये जो विटामिन है बहुत लाभकारी है प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भधारण के दौरान। डॉक्टर इज यूजुअली गिविंग द सप्लीमेंट ऑफ दिस विटामिन टू प्रेग्नेंट वुमेन टू रेसिस्ट द बर्थ डिफेक्ट्स, और डॉक्टर जो है ना आमतौर पे इसका सप्लीमेंट को देते हैं इस विटामिन का प्रेग्नेंट वुमेन को, ताकि जो बर्थ के समय होने वाला डिफेक्ट्स है ना उसको ये रेसिस्ट कर सकें। व्हिच विटामिन इज दिस, ये जो विटामिन जो है ना वो कौन सा है। अब इसके आंसर में देखिए कि जो विटामिन BG है या फोलिक एसिड है ना, ये जो प्रेगनेंसी के दौरान
जो वुमेन है अगर वो लेती है, या जो मदर होने वाली वो लेती है, तो वो जो है ना बर्थ डिफेक्ट के प्रति उसके अंदर में एक रेसिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो क्या लिखेंगे कि विटामिन BG और फोलिक एसिड विटामिन इज वेरी यूजफुल इन प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि टू डायग्नोसिस द डिजीज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड समटाइम्स द डॉक्टर कैन एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर CT स्कैन। व्हाट डज इट मीन? कि बीमारी को दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी को पता करने के लिए डॉक्टर कभी कभी जो है ना वो पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि वो CT स्कैन करवाने जाएं। तो उनसे जो है ना इसका क्या मतलब होता है? अब इसके आंसर में देखिए कि CT स्कैन मीन्स कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, कि CT स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। जो इसमें पूछा है यही जो है ना अंदर के जो कोई चीज़ टूट गया है या कहीं पे ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम है, इन सब को देखने के लिए डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि आप कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी करें, जिसको संक्षेप में या स्मॉल में क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में CT स्कैन बोलते हैं। अब क्वेश्चन 13 है कि हेमा इज प्लेइंग विथ हर फ्रेंड्स ऑन द ग्राउंड ऑफ स्कूल। हेमा जो है ना अपनी सहेलियों के साथ स्कूल के ग्राउंड में खेल रही है। सडनली सी फॉल्स एंड हर फ्रेंड्स टेक हर टू द सिक रूम ऑफ स्कूल, कि अचानक वो गिर जाती है और उसकी जो सहेलियाँ होती हैं उसको उठा के जो सिक रूम होता है स्कूल में वहाँ पे ले जाती हैं। स्कूल नर्स हैज गिवन द बेसिक फर्स्ट एड टू हर, और जो स्कूल नर्स है वो बेसिक फर्स्ट एड उसको देती है। व्हाट रूल्स डज सी फॉलो व्हाइल प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड टू हेमा? तो हेमा को फर्स्ट एड देते समय उसको कौन कौन सा जो नियम है या रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। अब इसके आंसर में देखिए कि इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर फर्स्ट एड आर एज फॉलोस, कि जो इंपॉर्टेंट रूल हैं फर्स्ट एड के उसको हम नीचे समझेंगे। सबसे पहला है सीन सेफ्टी, कि इंश्योर दैट द साइट वेयर द इवेंट हैपेंस इज सेफ फॉर द पर्सन एंड रेस्क्यूअर एज वेल, कि हमको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जिस जगह पे ये दुर्घटना हुआ है और कोई वहाँ पे दुर्घटना की संभावना नहीं है, जिससे क्या हुआ, जिसके साथ दुर्घटना हुआ है ना वो व्यक्ति भी सेफ रहेगा और जो बचाने गया है वो भी वहाँ पे सेफ रहेगा। फिर एसेस, हमको सिचुएशन को एसेस करना है कि फाइंड आउट व्हाट हैज हैपेंड एंड देन व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन, कि हमको पता लगाना है कि क्या चीज़ हुआ है वहाँ पे और फिर पता करना है कि क्या गलत हुआ है उस आदमी के साथ में। रीश्योर द विक्टिम एंड कंटिन्यू विथ इनिशियल फर्स्ट एड मैनेजमेंट, कि जो पीड़ित है ना उसको रीश्योर करना है और हम लोगों को जो प्राथमिक चिकित्सा है उसके द्वारा इसको कंटिन्यू करना है। अगला है कॉल फॉर हेल्प टू द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एम्बुलेंस एंड इन्फॉर्म द स्टेटस ऑफ द पेशेंट अलॉन्ग विथ ऑल डिटेल्स ऑफ द साइट एंड द एग्जिस्टेंट फैसिलिटी, कि उसके बाद हमको कॉल करना है, फ़ोन लगाना है हेल्प करने के लिए किसको, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज होते हैं एम्बुलेंस को, और उनको इन्फॉर्म करना है कि जो पेशेंट है वो कैसा है, साथ ही साथ पूरा डिटेल देना है उस जगह के बारे में और क्या क्या वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है उसके बारे में। आगे देखते हैं मैनेज एंड रीअसेस, हेल्प द विक्टिम प्रिफरेबली विदाउट मूविंग हिम और हर, कि हमको जो पीड़ित है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको मदद करना है और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उसको हम इधर उधर ना हिलाएं। मैनेज द इंजरीज ऑफ आर मेडिकल कंडीशंस अंडर द परव्यू ऑफ द रेस्क्यूअर, और जो इंजरी हुआ है या जो मेडिकल कंडीशन है ना उसको हमको मैनेज करना है जो रेस्क्यूअर है उसके हिसाब से। फिर आगे देखिए रीअसेस द पेशेंट फ्रीक्वेंटली एंड मैनेज अकॉर्डिंगली, कि जो पेशेंट है उसको फिर से रीअसेस करना है और उसके हिसाब से उसको फिर से मैनेज करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वाइल गोइंग थ्रू द रोड सडनली योर फ्रेंड हैज गॉट डॉग बाइट, यू हैव टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड टू योर फ्रेंड, हाउ कैन यू डील विद द सिचुएशन? कि एक बार आपका दोस्त जो है ना सड़क पे जा रहा है और अचानक उसको एक आवारा कुत्ता जो आके काट लेता है या कोई भी कुत्ता आके काट लेता है, तो आप उस समय अपने दोस्तों को किस प्रकार का जो प्राथमिक चिकित्सा है या फर्स्ट एड देंगे और इस सिचुएशन से आप कैसे डील करेंगे। अब इसके आंसर में देखिए कि द सिचुएशन कैन बी डील्ड विथ फॉलोइंग स्टेप्स, कि जो सिचुएशन है ना उसको जो नीचे दिए हुए स्टेप्स हैं ना उनके हिसाब से डील किया जा सकता है। पहला है कि वॉश हैंड बिफोर अटेंडिंग द वुंड, कि हमको सबसे पहले हाथ साफ करना है घाव को अटेंड करने के पहले, है ना, जो कि कुत्ता काटा हुआ है उसको डायरेक्ट टच नहीं करना है तो इन्फेक्शन और फैल सकता है। फिर क्लीन वुंड विद आयोडीन सॉल्यूशन और डेटॉल, फिर घाव को ना आयोडीन सॉल्यूशन या डेटॉल के द्वारा हम लोगों को उसको साफ करना है। फिर गिव प्रेशर बैंडेज टू स्टॉप ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए वहाँ पे हमको प्रेशर बैंडेज का यूज करना है। फिर कवर वुंड बाई स्टेराइल बैंडेज, और जो एक स्टेराइल बैंडेज होता है उसके द्वारा जो घाव है ना उसको पूरा ढक देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मीडियल एंड लेटरल पोजीशन ऑफ बॉडी, कि जो बेसिक डिफरेंस होता है मीडियल और लेटरल पोजीशन ऑफ बॉडी में वो क्या होता है उसको यहाँ पे लिखना है।
अब आंसर 15 में देखिए मीडियल पोजीशन क्या होता है कि मीडियल रिफर्स टू बीइंग टुवर्ड्स द मिडिल लाइन, मिड लाइन ऑफ द बॉडी आर द मीडियन प्लेन व्हिच स्प्लिट द बॉडी हेड टू टो इनटू टू हाफ्स द लेफ्ट एंड राइट। तो देखिए मीडियल पोजीशन क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि मिड लाइन जो हमारे बॉडी का होता है, जो बॉडी को हेड टू टोज तक दो भागों में बांटता है और ये लेफ्ट और राइट दो पार्ट बना देता है। लेटरल पोजीशन क्या होता है कि लेटरल इज द साइड ऑफ द बॉडी आर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज अवे फ्रॉम द मिडल। और जो लेटरल होता है वो बॉडी का वो भाग होता है, ये बॉडी का वो पार्ट होता है जो कि मिडिल भाग से दूर रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ह्यूमन बॉडी 4 बेसिक टाइप ऑफ ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट। कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें 4 बेसिक प्रकार के ज्वाइंट्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। नेम दी ज्वाइंट्स विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। ये सारे ज्वाइंट के नाम को हमको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ में बताना है। अब आंसर 16 में देखिए कि जो 4 टाइप के ज्वाइंट हैं उनके एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स विथ एग्जाम्पल, कि 4 प्रकार के ज्वाइंट और इनके एग्जाम्पल। पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है वो कहाँ पे होता है? हिप में होता है और शोल्डर में होता है। फिर दूसरा हिंज ज्वाइंट, ये एल्बो में होता है। फिर ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है कार्पल एट रिस्ट, रिस्ट में कार्पल में होता है। और जो पिवट ज्वाइंट होता है ना वो रेडियस एंड उल्ना में होता है। क्वेश्चन 17 है कि जीवन इज वर्किंग एज प्रोफेशनल हु टेक्स केयर ऑफ ऑल इमरजेंसी सिचुएशन इन हॉस्पिटल। कि जो जीवन है ना वो एक प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा है जो कि सारे इमरजेंसी सिचुएशन को एक अस्पताल में, हॉस्पिटल में उसको केयर करता है। हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी कॉल्स। कि जो इमरजेंसी कॉल आते हैं उसके पास उसको कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे उससे उसको मैनेज करना चाहिए। अब आंसर 17 में देखिए कि एन इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर इज ए प्रोफेशनल टेलीकम्युनिकेटर टास्क्ड विद द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेडिकल इमरजेंसीज, द प्रोविजन ऑफ असिस्टेंस एंड इंस्ट्रक्शन बाय वॉइस प्रियर टू द अराइवल ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज EMS एंड द डिस्पैचिंग एंड सपोर्ट ऑफ EMS रिसोर्सेज रिस्पॉन्डिंग टू एन इमरजेंसी कॉल। तो जो इमरजेंसी मेडिकल डिस्पेंचर होता है ना, डिस्पैचर होता है, उसका काम क्या होता है कि एक प्रोफेशनल टेलीकम्युनिकेटर होता है, फ़ोन में बात करने वाला व्यवसायी आदमी होता है, प्रोफेशनल होता है। इसका काम होता है जानकारी को इकट्ठा करना, किस चीज़ की जानकारी को, कि जो मेडिकल इमरजेंसीज है उससे रिलेटेड, साथ ही साथ असिस्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना वॉइस के द्वारा, कब कि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी अगर अराइव हो रहा है, आने वाला है, तो उसके लिए पहले से पूरे के पूरे हॉस्पिटल को और बाकी स्टाफ को जानकारी दे देना। साथ ही साथ डिस्पैच करना, सपोर्ट करना किसका, जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है उसका, और किसी भी प्रकार के इमरजेंसी कॉल को रिस्पॉन्ड करना रिसोर्सेज के साथ में। क्वेश्चन 18 है कि हाउ 108 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस इन इंडिया कैन एक्ट इफेक्टिवली। कि किस प्रकार से भारत में जो आपातकालीन सर्विस है 108 वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है। अब इसका आंसर है देखिए कि 108 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस ERS, जो 108 है ना इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस है ERS है इन इंडिया, भारत में, हैज़ 2 डायमेंशंस। इसके 2 डायमेंशन होते हैं, इसके 2 मुख्य काम हैं। वन इज़ द प्रॉम्प्टनेस विथ व्हिच द एम्बुलेंस अराइव्स। कि पहला जो है ना कितना तेज़ी से जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एम्बुलेंस जो है पहुँच रहा है। एंड द सेकेंड इज़ द केयर प्रोवाइडेड ऑन रूट। और दूसरा जो है ना कि किस प्रकार का केयर जो है वो पीड़ित को या मरीज को दे रहा है जब वो ला रहा है तब। अब सेक्शन C देखिए, सेक्शन C जो है ना वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें 3 में 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि अ विक्टिम में मीट विद एन एक्सीडेंट एंड सस्टेन द इंजरी। कि एक पीड़ित वो होता है जो कि दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसको चोट लग जाता है। दिस इंजरी में लेड टू ब्लीडिंग। और ये जो चोट है ना उससे उसका खून निकल सकता है। अ कट ऑन द स्किन कैन लीड टू सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अगर जो बाहर का स्किन कट जाता है तो उससे गंभीर रूप से खून निकल सकता है। इट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड। और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा जो नुकसान है ब्लड का वो होता है। सीवियर ब्लीडिंग में आकर इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स बिलो द हेड आर ड्यू टू सर्टेन इलनेस लाइक हीमोफीलिया एक्सेट्रा। कि जो ब्लीडिंग है ना वो एक्सीडेंट से भी हो सकता है, सर के नीचे भी हो सकता है, और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं जैसे कि हीमोफीलिया है उनके द्वारा भी हो सकता है। सम ब्लीडिंग आर ओबियस फ्रॉम आउटसाइड एज ब्लड कैन बी सीन कमिंग आउट फ्रॉम द इंजर्ड बॉडी पार्ट। कुछ प्रकार का ब्लीडिंग ऐसा होता है जो बाहर से देखा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पे चोट लगा रहता है बॉडी के जिस हिस्से पे वहाँ से जो है ना ब्लड निकलते रहता है तो हम उसको देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल ब्लीडिंग। और इस प्रकार के ब्लीडिंग को हम बोलते हैं कि ये जो है ना एक्सटर्नल ब्लीडिंग है। एट टाइम्स सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स गेट इंजर्ड बट ब्लीडिंग में नॉट बी ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड।
और कभी कभी क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट है ना वो इंजर हो जाता है, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो बाहर से नहीं दिखता है। सच ब्लीडिंग अकर्स इनसाइड द बॉडी लाइक एब्डोमेन। और इस प्रकार का जो इंजरी है ना आमतौर पर पेट के अंदर में होता है, एब्डोमेन में होता है। दिस इज टर्म्ड एज इंटरनल ब्लीडिंग। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनल ब्लीडिंग या आंतरिक ब्लीडिंग। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ए है कि व्हाट इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग। ये जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है या बाह्य ब्लीडिंग है वो क्या है? अब देखिए इसका आंसर का फर्स्ट जो है ना कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग क्या है उसको कैसे समझाएंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे कि आफ्टर द विक्टिम गेट्स इंजर्ड इफ द ब्लड कैन बी सीन कमिंग आउट फ्रॉम द इंजर्ड बॉडी पार्ट देन दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग कैन बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल ब्लीडिंग। कि अगर विक्टिम को इंजरी लगता है, चोट लग जाता है और खून जो है ना बाहर निकलता हुआ दिखता है, जो चोटिल बॉडी का पार्ट है या इंजर्ड बॉडी पार्ट है वहाँ से, तो इस प्रकार के ब्लीडिंग को हम लोग एक्सटर्नल ब्लीडिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है कि हाउ कैन यू डील विथ एक्सटर्नल ब्लीडिंग वाइल प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड। कि फर्स्ट एड देते समय आप जो है ना जो बाह्य ब्लीडिंग है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग है, उससे कैसे डील करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछता है कि हम लोग कैसे डील करेंगे एक्सटर्नल ब्लीडिंग को, फर्स्ट एड कैसे देंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि एक्सटर्नल प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कैन बी मैनेज्ड विथ डायरेक्ट प्रेशर यूजिंग अ क्लीन क्लॉथ। कि जो बाहर से ब्लीडिंग या खून निकल रहा है ना उसको मैनेज किया जा सकता है कि डायरेक्ट दबा दें हम लोग एक साफ कपड़े से। इन केस वुंड इज नॉट एक्टिवली ब्लीडिंग द एरिया नीड्स टू बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर। कि अगर खून जो है ना बराबर नहीं निकल रहा है, ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो उस जगह को ज़रूरत पड़ता है साबुन से और पानी से धोने का। आफ्टर क्लीनिंग कवर इट विथ क्लीन क्लॉथ। और उसको साफ करने के बाद इसको हमको ढक देना चाहिए एक साफ कपड़े से। अब इसके आंसर सी में देखिए अगर वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको दर्द हो रहा है चेस्ट में या पेट में, तो ये सिचुएशन कैसे होगा? ये इंटरनल ब्लीडिंग की सिचुएशन होगा। क्यों? देखिए इफ़ द विक्टिम कंप्लेन्स ऑफ पेन इन द एब्डोमेन चेस्ट देन द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी कैविटी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि अंदर में चोट लगा है और चोट लगने के कारण जो खून निकला है ना अंदर में निकला हुआ है और उसके कारण जो चोट है और जो खून है ना वो उसको दर्द या पेन करवा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन डी में पूछ रहा है कि अगर जो विक्टिम है वो अनकॉन्शियस या बेहोश हो गया है तो फर्स्ट एड हम कैसे देना चाहिए उसको। तो इसको आंसर लिखेंगे कि इफ़ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस एंड हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग पेल ड्राउजी कन्फ्यूज्ड। अगर जो पीड़ित है वो बेहोश हो रहा है, बार बार उसका होश जा रहा है और उसको प्रॉब्लम है और वो पीला होते जा रहा है और ड्राउजी और कन्फ्यूज लग रहा है, वीकनेस गिडीनेस आर हैविंग bruise over the affected area in such a situation victim needs to be shifted at the earliest to the nearest facility। अगर उसको कमजोरी लग रहा है और वो बहुत प्रकार के अनकॉन्शियसनेस से और बाकी इस प्रकार के सिचुएशन से जो विक्टिम है वो पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो तुरंत उसको जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है या कोई फैसिलिटी है ना वहाँ पे उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको शिफ्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी है इफ़ द विक्टिम कंप्लेन्स अबाउट पेन इन चेस्ट एंड एब्डोमेन देन व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन कैन इट बी। कि अगर जो पीड़ित है या जिसके साथ दुर्घटना हुआ है वो बोल रहा है कि उसके चेस्ट में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, तो ये किस प्रकार की स्थिति हो सकता है, ये सिचुएशन क्या हो सकता है, इसको इसके आंसर में लिखना है। हमने अच्छे से समझा है। अब इसके आंसर सी में देखिए अगर वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको दर्द हो रहा है चेस्ट में या पेट में, तो ये सिचुएशन कैसे होगा? ये इंटरनल ब्लीडिंग की सिचुएशन होगा। क्यों? देखिए इफ़ द विक्टिम कंप्लेन्स ऑफ पेन इन द एब्डोमेन चेस्ट देन द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड द बॉडी कैविटी एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि अंदर में चोट लगा है और चोट लगने के कारण जो खून निकला है ना अंदर में निकला हुआ है और उसके कारण जो चोट है और जो खून है ना वो उसको दर्द या पेन करवा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन डी में पूछ रहा है कि अगर जो विक्टिम है वो अनकॉन्शियस या बेहोश हो गया है तो फर्स्ट एड हम कैसे देना चाहिए उसको। तो इसको आंसर लिखेंगे कि इफ़ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस एंड हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग पेल ड्राउजी कन्फ्यूज्ड। अगर जो पीड़ित है वो बेहोश हो रहा है, बार बार उसका होश जा रहा है और उसको प्रॉब्लम है और वो पीला होते जा रहा है और ड्राउजी और कन्फ्यूज लग रहा है, वीकनेस गिडीनेस आर हैविंग bruise over the affected area in such a situation victim needs to be shifted at the earliest to the nearest facility। अगर उसको कमजोरी लग रहा है और वो बहुत प्रकार के अनकॉन्शियसनेस से और बाकी इस प्रकार के सिचुएशन से जो विक्टिम है वो पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो तुरंत उसको जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है या कोई फैसिलिटी है ना वहाँ पे उसको
जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको शिफ्ट करना चाहिए। क्वेश्चन डी है, इफ़ द विक्टिम गेट्स अनकॉन्शियस व्हाट शुड यू डू एज अ फर्स्ट एडर, कि अगर जो पीड़ित है वो बेहोश हो जाता है तो आप फर्स्ट एडर के रूप में सबसे पहले क्या करेंगे। क्वेश्चन डी में पूछ रहा है कि अगर जो विक्टिम है वो अनकॉन्शियस या बेहोश हो गया है तो फर्स्ट एड हम कैसे देना चाहिए उसको। तो इसको आंसर लिखेंगे कि इफ़ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस एंड हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग पेल ड्राउजी कन्फ्यूज्ड, अगर जो पीड़ित है वो बेहोश हो रहा है, बार बार उसका होश जा रहा है और उसको प्रॉब्लम है और वो पीला होते जा रहा है और ड्राउजी और कन्फ्यूज लग रहा है, वीकनेस गिडीनेस आर हैविंग ब्रूज ओवर द अफेक्टेड एरिया, इन सच अ सिचुएशन विक्टिम नीड्स टू बी शिफ्टेड एट द अर्लीस्ट टू द नियरेस्ट फैसिलिटी। अगर उसको कमजोरी लग रहा है और वो बहुत प्रकार के अनकॉन्शियसनेस से और बाकी इस प्रकार के सिचुएशन से जो विक्टिम है वो पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो तुरंत उसको जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है या कोई फैसिलिटी है ना वहाँ पे उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको शिफ्ट करना चाहिए। क्वेश्चन 20 में सबसे पहले डायग्राम जो दिया हुआ है उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, इसी के ऊपर बेस्ड है ये। चलिए पढ़ते हैं। तो मोहित इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th हेल्थ केयर। तो मोहित जो है ना क्लास 10th हेल्थ केयर का स्टूडेंट है। ही इज स्टडीइंग अबाउट द एबव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो जो है ना ह्यूमन बॉडी के जो ऊपर में हम लोग डायग्राम में देखे हुए हैं उस सिस्टम को पढ़ रहा है। हिज टीचर एक्सप्लेन्स ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम आल्सो। उसके जो टीचर हैं उसको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि सारे पार्ट्स इस सिस्टम का और साथ ही के साथ जो पार्ट्स के फंक्शंस हैं ना इस सिस्टम का उसको भी बताए हैं। आफ्टर द क्लास इज ओवर हिज टीचर आस्क हिम सम क्वेश्चंस अबाउट दिस सिस्टम एंड ही आंसर्स इन वेल मैनर, कि जब क्लास ख़त्म हो गया तो उसके टीचर जो है ना उसको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस सिस्टम के बारे में और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने इसके आंसर को दिया है। यू एज्यूम दैट यू आर इन द प्लेस ऑफ मोहित एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या आप कल्पना करिए कि आप जो है ना मोहित के जगह पे हैं और जो नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द बॉडी सिस्टम एंड व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। ये जो बॉडी सिस्टम हम लोग देखे हैं यहाँ पे इसको बताना है कि कौन सा सिस्टम है और इसका जो बेसिक काम है ना वो क्या है। अब देखिए आंसर 20 के लिए जैसे कि इसमें डायग्राम दिया हुआ है ना उसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है और इसको लेबलिंग करना है ABCD को, एक क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका फर्स्ट का आंसर देखिए बोलता है कि ये जो बॉडी सिस्टम है उसको आइडेंटिफाई करना है और किस बेसिक फंक्शन को पूरा करता है ये जो सिस्टम है वो। तो इसका आंसर होगा कि द बॉडी सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये जो बॉडी सिस्टम है ना ये पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है और इसका मुख्य काम जो है ना इस सिस्टम का वो पाचन करना है और पचे हुए भोजन को फिर खून में मिलाना है, बॉडी में मिलाना है। अब क्वेश्चन बी देखिए कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स A, B, C एंड D। तो ये जो पार्ट्स है ना A, B, C एंड D इसको हमको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये पार्ट्स के नाम जो है ना या नेम क्या क्या है। क्वेश्चन सी है इसमें कि नेम द आर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से आर्गन्स जो है ना इस सिस्टम के अपर पार्ट में प्रेजेंट हैं। इसमें क्वेश्चन डी है नेम द आर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, कि वो कौन कौन से आर्गन्स हैं जो कि सिस्टम के लोअर पार्ट में जो है ना वो प्रेजेंट हैं, उसको यहाँ पे हमको लिखना है। अब देखिए उसके बाद जो ABCD पार्ट यहाँ पे हमने मार्किंग करके रखा हुआ है ना उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे A क्या है, A ओसेफेगस है, ओसोफेगस, B जो है स्टोमक है और C जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन है और D जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर से दोहरा लेते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे ओसोफेगस है, B स्टोमक है, C जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन है और D जो है ना वो लार्ज इंटेस्टाइन है। क्वेश्चन C है इसमें कि नेम द आर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से आर्गन्स जो है ना इस सिस्टम के अपर पार्ट में प्रेजेंट हैं। इसमें क्वेश्चन डी है नेम द आर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, कि वो कौन कौन से आर्गन्स हैं जो कि सिस्टम के लोअर पार्ट में जो है ना वो प्रेजेंट हैं, उसको यहाँ पे हमको लिखना है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर C है ना उसमें पूछ रहा है कि जो अपर पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से जो है ना आर्गन्स जो है ना प्रेजेंट हैं। तो आंसर हो जाएगा कि द अपर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन ओसेफेगस, स्टोमक एंड ड्यूडेनम, है ना। तो जो अपर पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में उसमें क्या होता है, ओसोफेगस होता है, स्टोमक होता है और ड्यूडेनम होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोअर पार्ट जो इस सिस्टम का है ना उसमें कौन कौन से आर्गन प्रेजेंट हैं।
तो इसको आंसर में लिखेंगे कि द लोअर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन मोस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कि जो लोअर पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत सारा भाग होता है और पूरा का पूरा भाग जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन का प्रेजेंट होता है। इसमें क्वेश्चन डी है, नेम द ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि सिस्टम के लोअर पार्ट में जो है ना वो प्रेजेंट हैं, उसको यहाँ पे हमको लिखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोअर पार्ट जो इस सिस्टम का है ना उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं, तो इसको आंसर में लिखेंगे कि द लोअर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेन मोस्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कि जो लोअर पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत सारा भाग होता है और पूरा का पूरा भाग जो है ना लार्ज इंटेस्टाइन का प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 21 है कि द रिसेप्शन इज लोकेटेड नियर द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल, कि जो रिसेप्शन है ना वो जो हॉस्पिटल है उसमें जहाँ पे एंट्रेंस है ना उसके पास में लोकेटेड है। द रिसेप्शनिस्ट एट द रिसेप्शन सेंटर हैंडल ऑल विजिटर्स इंक्वायरीज, डायरेक्ट विजिटर्स टू द पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर एंड कोऑर्डिनेट विद अदर हॉस्पिटल्स, जो रिसेप्शनिस्ट है ना वो रिसेप्शन सेंटर पे सारे के सारे विजिटर्स की इंक्वायरी को हैंडल करती है या करता है, और जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स है ना वहाँ तक विजिटर्स को डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है और बाकी हॉस्पिटल के साथ में उसका तालमेल बना के रखता है। और सफिशिएंट नंबर ऑफ रिसेप्शन स्टाफ एंड द रिसेप्शनिस्ट शुड बी देयर फॉर असिस्टिंग द पेशेंट एंड रिलेटिव्स, तो वहाँ पे जो है ना सफिशिएंट नंबर में जो रिसेप्शन स्टाफ है और जो रिसेप्शनिस्ट है वो प्रेजेंट है, ताकि जो पेशेंट है उनके जो रिश्तेदार हैं ना उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। द हॉस्पिटल रिसेप्शन फंक्शंस 24/7, और जो हॉस्पिटल का रिसेप्शन है ना वो 24/7 काम करता है। इफ इट इज़ नॉट फंक्शनिंग ड्यूरिंग द नाइट एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इज मेड टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, अगर ये जो है ना रात को काम नहीं कर रहा है या नहीं करता है तो एक दूसरा उपाय या दूसरा अरेंजमेंट जो है ना जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विस देने के लिए बनाया गया रहता है। द साइज ऑफ द रिसेप्शन एरिया एंड फैसिलिटीज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल एंड द नंबर ऑफ विजिटर्स एंड पेशेंट्स, जो रिसेप्शन एरिया है ना उसका जो साइज है और जो फैसिलिटी है वो डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल कितना बड़ा है और उसमें जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं पेशेंट्स हैं ना वो कितने हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ए है कि राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ पीआरओ, कि हमको बताना है कि जो पीआरओ है ना उसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब इसके आंसर ए में देखिए कि जो फुल फॉर्म होता है पीआरओ का क्या लिखेंगे उसके आंसर में कि द फुल फॉर्म ऑफ पीआरओ इज पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, कि पीआरओ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में पूछता है कि 4 जो बेसिक क्वालिटीज़ है ना रिसेप्शनिस्ट के उसको यहाँ पे हमको लिखना है। तो इसको आंसर में लिखेंगे कि 4 बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ रिसेप्शनिस्ट आर, जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसके 4 बेसिक क्वालिटीज़ होते हैं। पहला है ग्रीटिंग क्लाइंट्स, कि जो भी क्लाइंट आए उनको ग्रीट करना, अभिवादन करना। दूसरा है अरेंजिंग मीटिंग, कि जो भी मीटिंग होता है उसके लिए अरेंजमेंट करना। तीसरा है आंसरिंग एंड फॉरवर्डिंग फ़ोन कॉल्स, कि जो भी फ़ोन कॉल आ रहा है उसको आंसर देना और उसको जहाँ ज़रूरत है जहाँ पे किया जा रहा है वहाँ फॉरवर्ड करना, सही जानकारी देना। जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नॉलेज ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल, और जो डिपार्टमेंट जितने हैं हॉस्पिटल में या जितने सेक्शंस हैं उस सब का उसको काफ़ी डिटेल में और एकदम वास्तविक नॉलेज होना चाहिए। अब इसके आंसर में देखिए कि जो रोल और फंक्शन रिसेप्शनिस्ट प्ले करता है ना वो कैसे हैं। तो इसको लिखेंगे कि रिसेप्शनिस्ट आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द पेशेंट्स, विजिटर्स, डॉक्टर्स एंड स्टाफ मेंबर्स, कि जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। आप जब भी कहीं जाएंगे हॉस्पिटल में तो जो पहला व्यक्ति या जो पहली महिला है ना उसको आप मिलेंगे तो रिसेप्शनिस्ट होता है। किसके किसके लिए, जो मरीज हैं उनके लिए, मरीज को जो देखने आने वाले हैं विजिटर्स उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए और स्टाफ मेंबर्स के लिए। डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर्स डिपेंड ऑन द रिसेप्शनिस्ट टू क्रिएट अ फ्रेंडली, वेलकमिंग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रंट ऑफिस फॉर पेशेंट्स एंड टू फैसिलिटेट देयर फ्लो थ्रू द फैसिलिटी। तो जो भी डॉक्टर है, नर्स है और बाकी जो मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ना ये पूरी तरीके से रिसेप्शनिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना,
क्योंकि उसी के द्वारा जो है ना एक बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग और बहुत ही व्यवस्थित फ्रंट ऑफिस का माहौल बनता है, जिससे जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी फैसिलिटी होता है। एंड टू फैसिलिटेट देयर फ्लो थ्रू द फैसिलिटी, है ना, कि जितने भी वहाँ पे सुविधाएं हैं उन तक पहुँचने के लिए जो रिसेप्शनिस्ट है पेशेंट को काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं। आगे देखते हैं, रिसेप्शनिस्ट शुड बी पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड। जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना उनको काफ़ी विनम्र होना चाहिए और उनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इसमें देखिए इसके आंसर डी में कि फॉर फिजिकल सेटअप ऑफ रिसेप्शन काउंटर, तो 4 प्रकार के जो रिसेप्शन काउंटर है ना वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए कि द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ रिसेप्शन काउंटर, कि जो रिसेप्शन काउंटर के 4 प्रकार या 4 भाग इस प्रकार से हैं। पहला है रिसेप्शन डेस्क, जो रिसेप्शन का डेस्क होता है पहला पार्ट है उसका। फिर जो मरीज आ रहा है उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन काउंटर सेकेंड पार्ट है। फिर उसके बाद है वेटिंग एरिया, कि जो एरिया में वेट करते रहते हैं विजिटर और मरीज लोग। और जो लास्ट पार्ट है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होता है ये रिसेप्शन काउंटर का लास्ट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर बी है इनुमरेट 4 बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट। यहाँ पे हमको बताना है कि 4 जो बेसिक क्वालिटीज होता है रिसेप्शनिस्ट का वो क्या क्या होता है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में पूछता है कि 4 जो बेसिक क्वालिटीज है ना रिसेप्शनिस्ट के, उसको यहाँ पे हमको लिखना है। तो इसको आंसर में लिखेंगे कि 4 बेसिक क्वालिटीज ऑफ रिसेप्शनिस्ट आर। जो रिसेप्शनिस्ट होता है उसके 4 बेसिक क्वालिटीज होते हैं। पहला है ग्रीटिंग क्लाइंट्स, कि जो भी क्लाइंट आए उनको ग्रीट करना, अभिवादन करना। दूसरा है अरेंजिंग मीटिंग, कि जो भी मीटिंग होता है उसके लिए अरेंजमेंट करना। तीसरा है आंसरिंग एंड फॉरवर्डिंग फ़ोन कॉल्स, कि जो भी फ़ोन कॉल आ रहा है उसको आंसर देना और उसको जहाँ ज़रूरत है जहाँ पे किया जा रहा है वहाँ फॉरवर्ड करना, सही जानकारी देना। जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल, और जो डिपार्टमेंट जितने हैं हॉस्पिटल में या जितने सेक्शंस हैं उस सब का उसको काफ़ी डिटेल में और एकदम वास्तविक नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सी है कि व्हाट रोल एंड फंक्शन इज प्लेड बाय रिसेप्शनिस्ट। जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो कौन सा रोल को प्ले करता है या कौन कौन सा फंक्शन को पूरा करता है। अब इसके आंसर में देखिए कि जो रोल और फंक्शन रिसेप्शनिस्ट प्ले करता है ना वो कैसे हैं। तो इसको लिखेंगे कि रिसेप्शनिस्ट आर द फर्स्ट पॉइंट आप कॉन्टेक्ट फॉर द पेशेंट्स, विजिटर्स, डॉक्टर्स एंड स्टाफ मेंबर्स, कि जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो फर्स्ट पॉइंट आप कॉन्टेक्ट होते हैं। आप जब भी कहीं जाएंगे हॉस्पिटल में तो जो पहला व्यक्ति या जो पहली महिला है ना उसको आप मिलेंगे तो रिसेप्शनिस्ट होता है। किसके किसके लिए, जो मरीज हैं उनके लिए, मरीज को जो देखने आने वाले हैं विजिटर्स उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए और स्टाफ मेंबर्स के लिए। डॉक्टर्स, नर्सेस एंड अदर मेडिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर्स डिपेंड ऑन द रिसेप्शनिस्ट टू क्रिएट अ फ्रेंडली, वेलकमिंग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रंट ऑफिस फॉर पेशेंट्स एंड टू फैसिलिटेट देयर फ्लो थ्रू द फैसिलिटी। तो जो भी डॉक्टर है, नर्स है और बाकी जो मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ना ये पूरी तरीके से रिसेप्शनिस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, क्योंकि उसी के द्वारा जो है ना एक बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग और बहुत ही व्यवस्थित फ्रंट ऑफिस का माहौल बनता है, जिससे जो पेशेंट हैं उनको काफ़ी फैसिलिटी होता है। एंड टू फैसिलिटेट देयर फ्लो थ्रू द फैसिलिटी, है ना, कि जितने भी वहाँ पे सुविधाएं हैं उन तक पहुँचने के लिए जो रिसेप्शनिस्ट है पेशेंट को काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं। आगे देखते हैं, रिसेप्शनिस्ट शुड बी पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड। जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना उनको काफ़ी विनम्र होना चाहिए और उनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें वो है कि नंबरेट 4 फिजिकल सेटअप ऑफ रिसेप्शन काउंटर। हमको बताना है 4 प्रकार के जो फिजिकल सेटअप होते हैं रिसेप्शन काउंटर के वो कौन कौन से होते हैं। अब इसमें देखिए इसके आंसर डी में कि 4 फिजिकल सेटअप ऑफ रिसेप्शन काउंटर, तो 4 प्रकार के जो रिसेप्शन काउंटर है ना वो किस प्रकार के होते हैं। देखिए कि द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ रिसेप्शन काउंटर, कि जो रिसेप्शन काउंटर के 4 प्रकार या 4 भाग इस प्रकार से हैं। पहला है रिसेप्शन डेस्क, जो रिसेप्शन का डेस्क होता है पहला पार्ट है उसका। फिर जो मरीज आ रहा है उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन काउंटर सेकंड पार्ट है। फिर उसके बाद है वेटिंग एरिया, कि जो एरिया में वेट करते रहते हैं विजिटर और मरीज लोग। और जो लास्ट पार्ट है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होता है ये रिसेप्शन काउंटर का लास्ट पार्ट होता है।